हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट शीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और स्टडी मटेरियल को बेस लेके अपन रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले अपन कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा अंडरस्टैंड करेंगे और इसमें जितने भी आइटम्स आते हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर स्टडी मेट के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट के प्रोफॉर्मा से। सबसे पहले दोस्तों, कॉस्ट शीट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की होती है और ये एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है। वो पीरियड एक मंथ भी हो सकता है, एक क्वार्टर भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से शुरू होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं जिसको। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और भी कई चीज़ें आती है, अभी सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे हम उसको। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जोड़ा जाता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ा जाता है। इन सब का जो सम होता है उसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। मैं ये वीडियो में अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक बार इसको पढ़ के रखें, ये सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन है। अब डायरेक्ट मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर का मतलब जो प्रोडक्शन में इंगेज वर्कर्स होते हैं उनका कॉस्ट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी, पावर एंड फ्यूल, ये सब चीज़ों का खर्चा आता है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे। अपन इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री में इंकर होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़े जाते हैं। तो हम पहुंचते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करना है। हम पहुंच गए नेट फैक्ट्री कॉस्ट में। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं QRAP, ये प्लस करते हैं, और एक S है जो इसको माइनस करते हैं। इसमें Q का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, R का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, A का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और P का मतलब है प्राइमरी पैकिंग। ये सब चीज़ें ऐड होती है और जो रिकवरी होती है हमको स्क्रैप से या बाय प्रोडक्ट से या कोई मिसलेनियस इनकम होती है तो उसको माइनस करते हैं। ये सब चीज़ों को प्लस माइनस करने से हम पहुंचते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी प्रोडक्ट जितनी क्वांटिटी इस पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस हुई उसकी कॉस्ट पे। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऐड होती है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट माइनस होती है। तो हम पहुंचते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, यानी जितने यूनिट इस पर्टिकुलर पीरियड में सेल हुए उसकी कॉस्ट पे। उसमें जनरल नेचर का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड जिसको सेलिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन सबको ऐड करने से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पर पहुंचते हैं। अब दोस्तों एक एक चीज़ जो इसमें आती है, यूनिक पॉइंट्स, उन सब का डिस्कशन करूंगा। कुछ ऐसे आइटम्स जो कॉस्ट शीट के प्रोफॉर्मा में नहीं आते, एब नॉर्मल कॉस्ट कभी कॉस्ट शीट में नहीं आती, जैसे कॉस्ट पर्टेनिंग टू कोविड या कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयज़ ड्यू टू सडन लॉकडाउन, या गवर्नमेंट से कभी कोई सब्सिडी मिली या कोई और अदर इनकम हुई, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, असेट हुआ, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आते। किसी प्रकार का पेनल्टी, फाइन, डैमेज, डेमरेज, ये सब भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। कुछ और भी एग्जांपल्स देता हूँ मैं इसमें आपको। इनकम टैक्स कभी कॉस्ट शीट में नहीं आता, डोनेशन का खर्चा नहीं आता, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कॉस्ट शीट में नहीं आता, कैश डिस्काउंट का खर्चा कॉस्ट शीट में नहीं आता, और भी प्योरली फाइनेंशियल नेचर की कई चीज़ें होती है जो कॉस्ट शीट में नहीं आती। ये सब एक्सक्लूड होता है दोस्तों, ये सब नहीं आता कॉस्ट शीट में। ये वही इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट लिखा हुआ है। और अब एक और कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से हेडिंग के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला आइटम, रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आता है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें कुछ चीज़ें जो रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट में जोड़ी जाती है वो है फ्रेट इनवर्ड, इंश्योरेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट, यानी
रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे अगर हम लोग उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, जो इंश्योरेंस हमको सिर्फ सप्लायर की प्लेस से लेकर अपनी प्लेस तक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं हम लोग, उसको इंश्योर करने का जो प्रीमियम होता है वो रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट में जुड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता है, रिबेट्स डिडक्ट की जाती है, और अगर कोई टैक्स यानी जीएसटी वगैरह पे किए हैं और उसका अपने को क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, रिफंड नहीं मिलने वाला है, तो उसको भी रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड करते हैं। इसके अलावा अब आते हैं अपन एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? वेजेस एंड सैलरी आएगी, अलावेंस एंड इंसेंटिव्स आएंगे, ओवर टाइम की वेजेस, बोनस या एक्स ग्रेशिया पेमेंट, या एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वेलफेयर फंड्स में, प्रोविडेंट फंड में या सिमिलर फंड्स में, ये वाली खर्चे भी लेबर कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। और अदर कोई बेनिफिट्स, दूसरे बेनिफिट मिलेंगे जैसे मेडिकल बेनिफिट, सब्सिडाइज्ड फूड, लीव ट्रैवल कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब अगर अपन अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आती है। सबसे इंटरेस्टिंग है दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं? इसमें कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज सच एज पावर एंड फ्यूल, रॉयल्टी, हायर चार्जेस पेड फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, मोल्ड्स, पैटर्न्स और पेटेंट्स की कॉस्ट, प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग और ड्राइंग की कॉस्ट, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉस्ट, या कोई भी दूसरा एक्सपेंस जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ये हो गया अपने प्राइम कॉस्ट का डिस्क्रिप्शन। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, चलिए उसकी लिस्ट देखते हैं। पूरे चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यही नॉलेज ज़्यादा काम आएगा। कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, यानी हमारी प्रोडक्शन एसेट्स मशीनरी सारी किराए पे है, अगर सारे पॉइंट्स मिलेंगे क्वेश्चन में आपको। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग कॉस्ट, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट। अगर ये स्पेसिफिक वर्ड लिखा रहता ना, तो अगर ये स्पेसिफिक वर्ड लिखा होता है यहाँ पे, स्पेसिफिक ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। सिर्फ ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड है। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। ये वाले पॉइंट में भी एक कमेंट है मेरा। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के टाइम पे इंश्योरेंस होता है, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट में जुड़ता है, और एक रॉ मटेरियल का स्टॉक जो हमारे गोडाउंस में पड़ा रहता है उसका अलग इंश्योरेंस होता है, वो वाला इंश्योरेंस प्रीमियम फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स की कॉस्ट, टूल रूम, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट, या पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड कॉस्ट भी फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एओएच में क्या क्या आता है वो देखते हैं। ये एओएच जनरल नेचर का है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आता है। डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज एंड अकाउंटेंट्स, डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरीज, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉस्ट, ऑफिस सप्लाई की कॉस्ट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंस, डायरेक्टर्स फीस, रेम्यूनरेशन एंड कमीशन एंड मीटिंग एक्सपेंस। सब पॉइंट्स को ध्यान रखना, ये सब एडमिन कॉस्ट है बिजनेस के। सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या आता है? जो प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने से रिलेटेड कॉस्ट होते हैं वो सेलिंग ओवरहेड में आते हैं, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, रेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एंड अदर कॉस्ट रिलेटिंग टू सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, मार्केट रिसर्च, ये सब। और उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग, जो प्रोडक्ट के ऊपर एडिशनल पैकिंग होती है, ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आती है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज इंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डेप्रिसिएशन, हायरिंग चार्जेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल, इसके खर्चे भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। अब दोस्तों हम लोग इनके इस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ध्यान देते हैं। आइए स्टडी मैट से ही इलस्ट्रेशन 1 पे ध्यान दीजिएगा। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी एक महीने की कॉस्ट शीट है।
अब देखिए दोस्तों, सिर्फ रॉ मटेरियल वर्ड लिखा है, इसमें ना ओपनिंग स्टॉक वर्ड लिखा है, ना परचेज, ना क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी को रॉ मटेरियल कंज्यूम मानते हुए हम लोग कॉस्ट शीट में सबसे पहले इसको पोस्ट करेंगे। ये देखिए, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम चला गया 1,80,000। अगला लिखा है डायरेक्ट वेजेस 90,000, तो प्रोफॉर्मा के हिसाब से सेकेंड आइटम है, तो ये डायरेक्ट वेजेस चला जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसी को प्राइम कॉस्ट मानेंगे दोस्तों। अगला डेटा दिया है मशीन आवर्स वर्कड 10,000 आवर्स, यानी एक महीने में 10,000 घंटे मशीन काम की। अब ये जो डेटा दिया है ना, मशीन आवर रेट 8 रुपीज़ पर आवर, इसका क्या मतलब होता है वो मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर एक मशीन आवर फैक्ट्री काम, एक घंटा मशीन काम करती है पूरी फैक्ट्री में, तो 8 रुपये का कंपनी में फैक्ट्री ओवरहेड इंकर हो जाता है। ये इस लाइन का मतलब है। मशीन आवर रेट 8 रुपीज़, एक घंटे मशीन चलेगी तो 8 रुपये का फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। और अप्रैल के मंथ में बेटा 10,000 मशीन आवर्स काम हुआ, तो हर घंटे पे 8 रुपये लगा होगा, तो 10,000 इंटू 8 80,000 रुपीज़ का फैक्ट्री ओवरहेड आएगा दोस्तों। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे 10,000 आवर्स इंटू 8 80,000। इस प्रकार आपका ये अमाउंट कायदे से तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होना चाहिए था, पर ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है, तो कॉस्ट ये ग्रॉस फैक्ट्री के साथ कॉस्ट के साथ साथ नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन गया। और इस क्वेश्चन में कोई QRAP वाले खर्चे भी नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है। इसीलिए ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बन गया, तभी आपके आंसर में इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम दिया गया है 3,50,000। अगला खर्चा देखिए, ये वाले दो खर्चे, ये है आपका एडमिन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 35,000 रुपीज़, जनरल लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आने वाली चीज़ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आने वाली चीज़ है रादर। और सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है 5 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन में ना दोस्तों यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का डेटा दिया हुआ है 4,000 यूनिट्स, और यूनिट्स सोल्ड 3,600 यूनिट्स। इसका मतलब कि 400 यूनिट्स जो है ना वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना हमारा, ये तो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स की कॉस्ट है, यानी 4,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका उसकी वैल्यू साइड करनी पड़ेगी दोस्तों, हटानी पड़ेगी, ताकि सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट बचे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं दोस्तों, और मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी से। तो 3,50,000 आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको आप डिवाइड करेंगे 4,000 यूनिट से और मल्टीप्लाई करेंगे 400 यूनिट से, तो उसकी वैल्यू 35,000 आएगी। तो 35,000 आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, तो 3,15,000 आपके सोल्ड यूनिट्स की वैल्यू बचेगी, यानी 3,600 यूनिट्स की वैल्यू है ये 3,15,000। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसमें आपको एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का 35,000 ऐड करना है, ये रहा। और सेलिंग ओवरहेड के बारे में लिखा है कि वो 5 रुपीज़ पर यूनिट लगता है। कभी भी सेलिंग ओवरहेड अगर पर यूनिट में दिया होता है ना दोस्तों, तो वो सेल क्वांटिटी पे इंकर होता है। तो 5 रुपीज़ इंटू 3,600 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,000 अमाउंट आएगा आपका। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में AOH जनरल और सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर दीजिए, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। दिस इज़ योर इलस्ट्रेशन 1। दो चीज़ें पूछा है, एक कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप 3,68,000 को सेल क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिएगा, और एक प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट के लिए बेटा सेल्स भी लिखनी पड़ेगी, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125 है और सेल क्वांटिटी 3,600 है, तो 3,600 इंटू 125 कीजिएगा, आपको सेल्स पता चल जाएगी। सेल्स आएगी 4,50,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स से उसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ABC कॉरपोरेशन फॉर द ईयर फॉर द मंथ जून, 1 जून से 30 जून का डेटा है। ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको। तो प्रोफॉर्मा में आप जानते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में ये काम आएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, तो ये भी प्रोफॉर्मा में ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस माइनस होता है। ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग है ये।
तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस और माइनस होता है दोस्तों। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून दिया है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम पे इसको प्लस करेंगे। वेजेस पेड जो होता है वो डायरेक्ट लेबर होता है। फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद प्लस किया जाता है। एडमिन ओवरहेड के ब्रैकेट में लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस होने वाली चीज़ है। QRAP का ए है दोस्तों, ये जनरल नेचर का नहीं है, ये फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होने वाली चीज़ है। और सेलिंग ओवरहेड 25,000 डायरेक्ट दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आने वाली चीज़ है और सेल्स दी हुई है। तो आपको बनाना है बेसिक कॉस्ट शीट। तो एक बार आइए आंसर के साथ वाउच करेंगे। ये रॉ मटेरियल के साथ आने वाली चीज़ है दोस्तों, ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर है प्रोफॉर्मा में, तो वेजेस पेड का फिगर लेंगे 2,40,000, ये आ गया। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही दोनों इन सब का सम प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ये दिया हुआ है दोस्तों आपको 1 लाख, ये आपको यहाँ लेना है फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बेसिस पे आप पहुँच गए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ओपनिंग WIP प्लस करेंगे 12,000 और 15,000 का क्लोजिंग WIP माइनस करेंगे। ये देखिए, ये नेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग WIP प्लस हुआ, क्लोजिंग WIP माइनस हुआ, नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच गए। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद QRAP का नंबर होता है। QRAP में से सिर्फ ए दिया हुआ है, एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, जिसका अमाउंट ये रहा 50,000। तो ये 50,000 आ जाना चाहिए यहाँ पे, ये आ गया सर। अब अपन पहुँच गए कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,77,000। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होता है, जो कि दिया हुआ है आपको। तो आप पहुंच गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद एक ही आइटम आएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड 25,000 डालने से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 8,82,000, और सेल्स तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 10 लाख, तो प्रॉफिट आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर दोस्तों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, आई मीन इलस्ट्रेशन 2, वेरी इजी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट मेरे को ये समझाना है आपको कि इस क्वेश्चन में ना कुछ 30 आइटम्स दिए हुए हैं, 30 से भी ज़्यादा। सारे पॉइंट्स का ट्रीटमेंट कौन से में कहाँ, किसको आइटम को कहाँ लेंगे, ये इस क्वेश्चन में बेस्ट रिवाइज हो जाएगा हमारा। सबसे पहले शुरू करते हैं। 1 साल का कॉस्ट शीट है बेटा अर्नव इस्पात उद्योग का। जो रॉ मटेरियल परचेज्ड है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के टाइम पे प्लस होगा दोस्तों। GST पेड ऑन अबव ये दिया हुआ है 1,80,00,000 रुपए। तो GST जब भी होता है ना दोस्तों, तो चेक करना पड़ता है कि क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं। अगर क्रेडिट मिल रहा है, यानी बाद में ये पैसा वापस मिल जाएगा, तो ऐसे केस में इग्नोर करते हैं GST को। और अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला होता है ना, तब हम लोग उसको रॉ मटेरियल कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो इसमें लिखा है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसीलिए इसको करेंगे इग्नोर। फ्रेट इनवर्ड जो है, ये रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे लगा है, इसीलिए इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम पे प्लस करेंगे। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर का मतलब है डायरेक्ट लेबर। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड ESIC, ये भी डायरेक्ट लेबर में ऐड हो जाएगा। अजम्पशन ये है कि ये मजदूरों के बेनिफिट के लिए है। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये भी फैक्ट्री मजदूरों के लिए है, इसीलिए इसको भी डायरेक्ट लेबर में ही लेंगे दोस्तों। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में आता है। अपन सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल रिवीजन ही शुरू किए थे क्लास में अभी। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये भी यूटिलिटीज़ का खर्चा है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर अमाउंट पेड फॉर मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बट इसमें ध्यान दीजिए 8,96,000 का अपन परचेज किए हैं और ये 2 साल तक चलेगा, तो और अपने को 1 साल का खर्चा चाहिए, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट डिवाइडेड बाय 2 जरूर करना, वो मत भूलना। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका मतलब होता है कि ये काम आपने बाहर से किसी से करवाया, बाहर से किसी और व्यक्ति को इन्वॉल्व किया, किसी दूसरी एंटिटी को इन्वॉल्व किया, उसके थ्रू ये प्रोडक्ट बनवाया आपने, पर क्योंकि वो लोग आपके मजदूर नहीं है, तो ये डायरेक्ट लेबर में नहीं जाता, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड फैक्ट्री ओवरहेड होता है दोस्तों, हमारी लिस्ट में था।
डेप्रीसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है यानी ओवरहेड है। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस बिल्डिंग का बनेगा एओएच एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल नेचर का, प्लांट एंड मशीनरी का बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड, डिलीवरी वैन का बनेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सैलरी पेड टू सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र जो होता है वो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता है, और सैलरी कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होती, सैलरी ओवरहेड होती है, और सुपरवाइज़र फैक्ट्री के मजदूरों को सुपरवाइज करता है, इसीलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमेशा एक ओवरहेड होता है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड है, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है, व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर्स के संबंध में है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है, क्योंकि डायरेक्टर को जो भी बेनिफिट देते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक ओवरहेड होता है, अगर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड है तो भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा, अगर रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का स्टॉक का है तो भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा। नेक्स्ट आइटम, एक्सपेंस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, तो ये QRAP जो हमारी लिस्ट होती है दोस्तों, QRAP जो अपन नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद QRAP की लिस्ट बनाते हैं उसमें ये Q होगा। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल चेक स्टाफ, ये भी सेम ट्रीटमेंट, QRAP का Q है ये। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट QRAP का R है, ये सब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में जुड़ते जाएंगे। एक्सपेंस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये फैक्ट्री ओवरहेड है दोस्तों। एक्सपेंस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आइटम कंफ्यूज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, ये आपका QRAP में जो A होता है ना, ये वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, ये हेडिंग है दोस्तों, फंक्शनल मैनेजर एक हेडिंग है, उसके अंदर 3 टाइप के मैनेजर हैं। जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला है ना, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल होगा, और प्रोडक्शन कंट्रोल वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसका ट्रीटमेंट होगा AOH रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, यानी QRAP का A है ये दोनों। 22nd पॉइंट में आते हैं, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर सारे काम देखता है इसीलिए AOH जनरल। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग, तो ये QRAP का P है दोस्तों, और रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है ये सेकेंडरी पैकिंग है, इसीलिए ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। इसके बाद इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट फॉर नॉन इक्विटी, नॉन इक्विटी मतलब लोन, तो इस वाले को इग्नोर करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसको, ये कॉस्ट ऑफ सेल के बाद आने वाली चीज़ है, कॉस्ट ऑफ सेल तक नहीं आने वाली चीज़ है। फीस पेड टू ऑडिटर, लीगल एडवाइज़र, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सारे के सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल नेचर के। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है दोस्तों। और फिर ये सब तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, ये रिलेवेंट जगह पे प्लस हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे। और अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्टेज जो है ये आपका QRAPS का S है दोस्तों, यानी ये माइनस होगा फैक्ट्री कॉस्ट में, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। आप मिला लीजिएगा, सारे पॉइंट्स का ट्रीटमेंट इसी प्रकार किया गया है। थैंक यू। आइए दोस्तों MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट शीट के प्रिपरेशन में कॉस्ट को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? आंसर है बेटा फंक्शनल कॉस्ट। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये सब फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? तो प्राइम कॉस्ट में ना ये तीनों आते हैं बेटा नीचे के, कॉस्ट ऑफ पैकिंग नहीं आता, इसीलिए ये आंसर होगा। ये वाला कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड होता है, ये वाला भी रॉ मटेरियल में ऐड होता है, और ये डायरेक्ट लेबर है। फिर A लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर विच इट परचेज्ड स्पेशल फ्रेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसको क्या मानेंगे? स्पेशल फ्रेम है तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइज़र को कहाँ लेंगे? अभी पढ़े थे बेटा, इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्टर लैपटॉप, तो डायरेक्टर जब भी वर्ड आ जाए तो AOH जनरल होता है बेटा, तो A आंसर होगा। एक कंपनी ने लैब बनाया है स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए, तो लैब स्टाफ का खर्चा क्या माना जाएगा? तो लैब जो होता है बेटा जनरली वो क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा ये।
अब ऑडिटर को जो फीस देते हैं उसको कहाँ लेंगे? ऑडिटर की फीस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। फैक्ट्री का जो स्टोर स्टाफ है उसकी सैलरी कहाँ जाएगी? ये भी फैक्ट्री ओवरहेड होता है। कैंटीन एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री वर्कर लिखा है, तो फैक्ट्री वर्कर का अगर कैंटीन वो है तो ये भी खर्चा दोस्तों फैक्ट्री वर्कर्स का कैंटीन एक्सपेंस है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। और कंपनी अगर रॉयल्टी पे करती है गवर्नमेंट को तो रॉयल्टी हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो ये हो गए दोस्तों आपके इलस्ट्रेशंस। अब आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग कॉस्ट शीट के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं स्टडी मैट में वो सॉल्व करेंगे पेज नंबर 6.23 से। ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में कोई कॉस्ट हेड अगर पहले से दे दिया गया हो, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल या फैक्ट्री कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस टाइप का डेटा पहले से दे दिया गया हो ना, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन में कोई और ऊपर का कोई आइटम मिसिंग होगा, लेबर या फैक्ट्री ओवरहेड या रॉ मटेरियल कॉस्ट, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना दोस्तों अपने को रिवर्स कैलकुलेशन सीखना पड़ता है। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर रॉ मटेरियल तक पहुंचना है फॉर एग्जांपल, तो आप जो जो चीज़ें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए प्लस करते थे आपको वो चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और जो जो चीज़ें माइनस करते थे वो सब चीज़ें प्लस करनी पड़ेगी। ऐसे एक दो क्वेश्चन है, आइए मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। जैसे ये क्वेश्चन है लिखा है द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब इसमें लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 17,500 और ये फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है, यानी डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 175% ऑफ FOH। अब ये अगर डायरेक्ट लेबर 17,500 है तो आप बताइए फैक्ट्री ओवरहेड कितना होता होगा? 17,500 को 175% से डिवाइड करेंगे तो FOH का फिगर आ जाएगा 10,000 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 56,000। तो दोस्तों इसमें जो ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट हेड। तो ये चीज़ अगर दे दी गई है ना तो आप हिंट समझ लो कि कुछ ना कुछ ऊपर की चीज़ मिसिंग होगी। इन्वेंट्री अकाउंट शोड द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP दिया, रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, FG का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। अदर डेटा में सेलिंग एक्सपेंस का फिगर दिया है, ये COGS के बाद का आइटम है। जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस ये भी COGS के बाद का आइटम है। और फिर सेल्स दिया हुआ है 75,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड पूछा है और उसके बाद कॉस्ट शीट। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिवर्स कैलकुलेशन शुरू करना पड़ेगा, तब आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम बैलेंसिंग फिगर बचेगा दोस्तों। आइए मैं आपको आंसर के साथ समझाऊंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शुरू करना पड़ेगा दोस्तों, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 दिया है, उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे ना अगर, तो याद कीजिएगा क्या कॉन्सेप्ट होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता था। अब रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शुरू हुआ और अब आप क्वेश्चन से मिलाते जाइए। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 19,000 है, प्लस होगा ये 17,600 माइनस होगा, ये देखिए। फिर आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या होता था याद करो, QRAPS होता था, क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, पर इस क्वेश्चन में वो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बन जाएगा अपना नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर सोचिए क्या होता था, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज इक्वल टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट होता था। अब रिवर्स करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस होगा। तो ये 14,500 प्लस हो जाएगा
और ये 10,500 माइनस। देखिए यहाँ से समझ लीजिए, तो आप पहुँच जाएंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे। ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड माइनस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट पे आएंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड अभी मैं आपको समझाया था क्वेश्चन नोट करते समय, 10,000 आएगा, उसको माइनस करने से प्राइम कॉस्ट पे आ गए। प्राइम कॉस्ट के बाद डायरेक्ट लेबर तो है नहीं क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट लेबर माइनस करने से आप रॉ मटेरियल कंज्यूम में पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट लेबर 17,500 दिया हुआ था, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ गए। अब बेटा रॉ मटेरियल परचेज तक अगर आपको पहुंचना है तो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे तो रॉ मटेरियल परचेज पे पहुंचेंगे। ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक प्लस हुआ और ओपनिंग स्टॉक माइनस हुआ तो रॉ मटेरियल परचेज पे आ जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन में कॉस्ट शीट पूछा है तो यही सीधी तरीके से दिखा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक तो आ ही जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ 2 ही आइटम तो जोड़ना है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2,500 और सेलिंग एक्सपेंस 3,500, वो जोड़ने से कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। और सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ना बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज। ओपनिंग स्टॉक देखिए बेटा, रॉ मटेरियल का 12 लाख, WIP का 18 लाख, फिनिश गुड्स की क्वांटिटी दी हुई है ओपनिंग स्टॉक 10,000 और उसकी वैल्यूएशन भी दी हुई है 960। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया है, WIP का दिया है, फिनिश गुड्स का क्वांटिटी भी हमको निकालना है, वैल्यू भी हमको निकालना है। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेस्ड का फिगर दिया हुआ है, GST का फिगर दिया हुआ है और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा सर। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर मतलब डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ कभी भी याद रखना पावर एंड फ्यूल को बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल रहेगा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आता है। ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, ये भी AOH जनरल है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आएगा। सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। जब भी आपको ये मशीन आवर वर्कड और मशीन आवर रेट दिया होता है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो 21,600 इंटू 8 रुपीज़, 172,800 आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। अब देखिए यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 1,60,000 एंड यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है 1,94,000। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कभी भी फिनिश गुड्स का आपको एक क्वांटिटी रिकन्सिलेशन पता होना चाहिए जिसमें होता है ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन एक तरफ डेबिट साइड में और सेल्स क्वांटिटी और क्लोजिंग स्टॉक एक तरफ क्वांटिटी में। ये क्वांटिटी चल रहा है। ओपनिंग स्टॉक आप देखिए आपको दिया हुआ था 10,000, तो ये लिखा मैं 10,000। प्रोडक्शन आपको ये 1,94,000 बता रहा है, ये मैंने लिखा। सेल्स 1,60,000 बता रहा है, ये मैंने लिखा। अब अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ना तो आपका 44,000 यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर आएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक 44,000 है। इसके बेसिस पे कॉस्ट शीट बनानी है। आखिरी में प्रॉफिट लिखा है 15% ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल आने के बाद इसका रोल आएगा। तो आइए सर आंसर से समझते हैं कॉस्ट शीट का सिंपल प्रोफॉर्मा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करने से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन से ही फिगर लिए गए हैं, देखो बेटा ये परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, 142 लैक्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। इसके बाद डायरेक्ट लेबर का फिगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 36,64,000 वही लिया गया है। और यूटिलिटीज़ को मैंने आपको बोला था पावर एंड फ्यूल यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे तो वो लिया गया है। तो ये फिगर 180,09,600 प्राइम कॉस्ट आएगा आपका। प्राइम कॉस्ट के आगे अपने को फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए होता है, तो अभी मशीन आवर्स और MHR को मल्टीप्लाई करने से 172,800 आया था। उसमें अपन ओपनिंग WIP प्लस करते हैं, क्लोजिंग WIP माइनस करते हैं तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में पहुंचते हैं
ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए। इसके बाद अपने को क्यूआरएपी चाहिए होता है, यानी क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और साथ में प्राइमरी पैकिंग। बट दोस्तों वो एक भी आइटम इस क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करेंगे। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप देखिए दिया हुआ है 9,60,000, ये 9,60,000 रुपये प्लस हो गया। अब आता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। अभी अभी मैं आपको समझाया कि 1 लाख ये 44,000 क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आएगी, तो 44,000 क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है, ये आपको मालूम है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है ना, उसको आप प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। इससे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पता चलता है। फिर आप इसको क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया था ना, मैं आपको एकदम क्लीनली बता रहा हूँ, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ना, इसको प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड किया गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 94.73 आएगा। उसी 94.73 को 44,000 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यूएशन आएगी क्लोजिंग स्टॉक की। इसको माइनस करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आपको क्वेश्चन में ये दो आइटम्स जोड़ने हैं, एओएच जनरल और सेलिंग ओवरहेड। ये दोनों एओएच जनरल है और एक सेलिंग एक्सपेंस, ये सबको जोड़ के कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। और अब आपका क्वेश्चन कहता है कि कंपनी सेल्स का 15% प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो अगर हम लोग सेल्स को 100 मान लेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट 15 है, प्रॉफिट 15 है, प्रॉफिट 15 है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो 85 के बराबर होगी। तो ये जो 1,85,89,280 है, ये फिगर 85 के बराबर है। इसको अपन अपॉन 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय 85 एंड इनटू 100 करने से ये फिगर आ जाएगा सेल्स का। फिर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी मेड। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए लिमिटेड कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एवरी मंथ। ये कैपेसिटी है इनकी। इट्स वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। इट्स फैक्ट्री कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। यानी इसको पढ़ेंगे कैसे कि अगर कंपनी 10% कैपेसिटी में काम करती है, यानी यदि सिर्फ 10,000 यूनिट्स बनाती है तो फैक्ट्री कॉस्ट 400 रुपये रहेगा। अगर 20,000 यूनिट्स बनाती है तो 390 रहेगा। लाइकवाइज अगर 1 लाख यूनिट्स पर मंथ बनाती है तो 310 रहेगा। यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा। ये आप जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में। द फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज 1,50,000 एंड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस इज 2,50,000 पर मंथ एंड द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 30 रुपीज़ पर यूनिट। ये दोनों फिक्स खर्चे हैं और ये वेरिएबल है, पर यूनिट पे लगेगा, और सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग खर्चे। अब ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, द कंपनी कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 रुपीज़ पर यूनिट प्रोवाइडेड इट इंकर्स फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये निकाला गया है कि इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट, मतलब 100% कैपेसिटी, यानी कि 1 लाख यूनिट्स। हिंदी में इसका मतलब होगा कंपनी 1 लाख यूनिट बेच सकती है 500 रुपये में। यदि कंपनी ये 4 खर्चे करेगी तो ये 4 एग्रेसिव खर्चे करने पड़ेंगे। हर यूनिट पे 30 रुपीज़ का गिफ्ट देना पड़ेगा और बहुत सारे फर्स्ट सेकंड प्राइजेस देने पड़ेंगे, जिसका सम 1 लाख रुपए आता है। 1 लाख रुपए के प्राइजेस देने पड़ेंगे और 1 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट्स पे खर्चा करना पड़ेगा और एक टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना पड़ेगा जिसमें 20 लाख खर्चा होगा। अगर ये 4 एग्रेसिव खर्चे करेंगे तब जाके 1 लाख यूनिट बिक जाएंगे हमारे, और वो भी 500 रुपीज़ में। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन 2 है, समझ लो। इट कैन मार्केट, मार्केट वर्ड का मतलब सेल, इट कैन सेल 30,000 यूनिट्स, यानी कि 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 रुपीज़ पर यूनिट विदाउट इंक्रिंग एनी ऑफ द एक्सपेंस रेफर्ड टू इन ए टू डी अबव। यानी ये जो 4 खर्चे ऊपर के दिए, ये करे बगैर कंपनी अपने 30,000 यूनिट्स बेच सकती है। आपको क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है जिसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट दिखे,
30% वाले ऑप्शन में और 100% वाले ऑप्शन में। बहुत इजी है दोस्तों, कंपेरेटिव कॉस्ट शीट बनाएंगे। ये देखिए, ये इसका आंसर है। 30% में 30,000 यूनिट्स बिकेंगे, इसमें 1,00,000 यूनिट्स बिकेंगे। अब आप याद कीजिए, 30% वाले में हमारा फैक्ट्री कॉस्ट 380 रखने वाला था और 100% वाले में 310। तो फैक्ट्री कॉस्ट से शुरू किया, 380 इंटू 30,000 114 लैक्स। इसमें 310 इंटू 1,00,000 यूनिट्स 310 लैक्स। इसके बाद जो फिक्स्ड खर्चे हैं, ये वाले जो दिए हुए थे बेटा, ये वाले ये वाले खर्चे, जिसको मैं भी यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा, ये वाले खर्चे तो दोनों ही केस में लगेंगे। 1.5 लाख, 2.5 लाख और 30 रुपीज़ पर यूनिट। ये 1.5 लाख दोनों ऑप्शन में, ये 2.5 लाख दोनों ऑप्शन में, और ये 30 रुपीज़ पर यूनिट में 30 इंटू 30,000 और ये 30 इंटू 1,00,000, ये भी लगेंगे। और जो 4 एग्रेसिव खर्चे थे वो तो सिर्फ तब लगेंगे जब अपन 1,00,000 यूनिट बेचेंगे, तभी जो स्पेशल कॉस्ट है ये चारों इस ऑप्शन में लगेंगे, इस वाले में नहीं लगेंगे। देख लो बेटा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना होगा। उसके बाद अपने को सेल्स लिखना है। सेल्स कैसे आएगा? इस वाले ऑप्शन में 550 रुपीज़ में 1 यूनिट बिकेगा, तो 550 इंटू 30,000। इस वाले में 500 में 1 यूनिट बिकेगा, तो 500 इंटू 1,00,000। ये सेल्स हो गई। बैलेंसिंग फिगर दोनों का प्रॉफिट आएगा, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन चूज करना है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना स्टडी मेट का, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आइटम्स का बस हमको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, उसके बाद कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा ही रिपीट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का सिर्फ हर आइटम का ट्रीटमेंट आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, पर आइटम्स का ट्रीटमेंट सही पता होना ज़रूरी है। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ जीके कंपनी ऑन 31 मार्च। तो ये इन्वेंट्री डेटा यानी स्टॉक का डेबिट साइड में लिखा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है। तो एफजी का जो ओपनिंग स्टॉक होता है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम पे प्लस होता है। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक जो है वो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे प्लस होता है। ये जो ऑफिस अप्लायंस, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग दिया हुआ है ना दोस्तों, ये ना एक्सपेंस नहीं है, ये असेट का बैलेंस है। असेट का बैलेंस है। इसका जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो ओवरहेड बनेगा। तो ऑफिस अप्लायंस के बारे में समझा रहा हूँ। 17,400 बैलेंस दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना दिया है कि ऑफिस अप्लायंस पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। तो 5% पर एनम कैलकुलेट करके ना इसका जो डेप्रिसिएशन होगा ये एओएच में जाएगा बेटा, एओएच जनरल में। प्लांट एंड मशीनरी का 4,60,500 बैलेंस दिया हुआ है। इसका डेप्रिसिएशन रेट भी नीचे दिया हुआ है जो कि है 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन रेट लगाकर जो आंसर आएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, पर बिल्डिंग के ना 3 यूजेस हैं। तो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन होगा वो एफओएच, एओएच और एसओएच 8:1:1 में बटेगा, और डेप्रिसिएशन का रेट है 4%। तो 4% डेप्रिसिएशन चार्ज करके इसको एफओएच, एओएच और एसओएच तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8:1:1 में। ये ट्रीटमेंट करना है। सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स और सेल्स रिटर्न ये दोनों आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे और कॉस्ट शीट के लास्ट में आएंगे। मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम पे प्लस हो जाएगा। फ्रेट, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम पे प्लस हो जाएगा। परचेज रिटर्न, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम पे माइनस करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट दी हुई है, ये तो डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब ओवरहेड होता है, और ओवरहेड के आसपास अगर कुछ नहीं लिखा हो ना तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड मानना चाहिए दोस्तों। तो इसको आप एफओएच मानेंगे। फैक्ट्री सुपरविजन भी फैक्ट्री ओवरहेड है। रिपेयर्स एंड फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंस ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। हीट, लाइट, पावर, इसका ना ट्रीटमेंट नीचे दिया हुआ है कि इसको 8:1:1 में एफओएच, एओएच और एसओएच में डालना है। नीचे दिया हुआ है दोस्तों, ये नीचे दिया हुआ है, देखिए। तो वही मैं लिख दिया आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं।
रेट्स एंड टैक्सेस, इसका भी वही ट्रीटमेंट है, 8:1:1 में FOH, AOH और SOH में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नीचे दिया हुआ है। इसके बाद मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। सेल्स ट्रैवलिंग, ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। सेल्स प्रमोशन भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की सैलरी, ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, ये AOH जनरल होगा दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉस्ट ऑफ सेल के बाद लिखा जाएगा बेटा, कोई ओवरहेड नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल के बाद लिखा जाएगा। और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल तक ही पूछा होगा ना, तो फिर इसको इग्नोर कर देना दोस्तों। ये क्लोजिंग स्टॉक है, FG का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में माइनस होगा। रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम पे माइनस होगा। ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस होगा WIP का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, तो ये डायरेक्ट लेबर में प्लस हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में FOH में प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड आफ्टर कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी। तो ये सारे पॉइंट्स का ट्रीटमेंट है दोस्तों। केस सिनारियो में भी ना मैं आपको मेन सभी पॉइंट्स का ट्रीटमेंट ही मेन इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट है। पावर का जो कॉस्ट है ना, ये 13,000 किलोवाट इंटू 8 रुपीज़, ये बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा क्योंकि पावर एंड फ्यूल का खर्चा है। डीजल कंज्यूम का भी जो खर्चा है ना बेटा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस बनता है। वेजेस एंड सैलरी आप जानते हैं डायरेक्ट लेबर होता है। ग्रेचुटी एंड लीव इनकैशमेंट भी डायरेक्ट लेबर है। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर हैवी अर्थ मशीन, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे दोस्तों, स्पेसिफिक मशीन का हायरिंग चार्ज है। हायर चार्जेस पेड फॉर कार्स फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो ये AOH जनरल बनेगा। रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट, ये भी AOH जनरल बनेगा। और GST लिखा है 5% विदाउट क्रेडिट, तो 5% जो है ये भी AOH जनरल में ही जुड़ जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 5% है ना, ये कैलकुलेट किस पे होगा, ये हायरिंग चार्ज और डीजल कॉस्ट दोनों के सम, दोनों पे ऐड करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज, और वेइंग ब्रिज डिस्पैच के टाइम पे काम आता है, तो ये खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू बी मोर स्पेसिफिक। AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। CCTV कैमरा, जो वेइंग ब्रिज का CCTV कैमरा है उसका अमाउंट 8,000 है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। और जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है उसका CCTV कैमरे का 18,000 है, तो ये वाला फिगर बेटा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और उसके बाद ये वाला पॉइंट बिल्कुल कोई काम का नहीं है, यूजलेस है। इन सब के ट्रीटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप ये MCQs आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका कॉस्ट शीट का स्टडी मटेरियल से एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन फिनिश होता है दोस्तों।